देखिए थोड़ा शांत हो जाइए। ये लास्ट क्लास टेस्ट दिए थे उसका आपका पेपर है। एक बार मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, जिसके मन में जो डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। बात समझे? लेकिन आप पूरी बात समझिएगा हमारी। और अगर किसी के मन में कोई डाउट आए या किसी का टेस्ट में एक नंबर कम ज़्यादा हो जाए, वहीं दहाड़ मार के चिल्लाने मत लगना, थोड़ा धैर्य रखना। मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपका करेक्शन कर दूंगा, ठीक है? देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर। हम लोग जो रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का निकालते हैं, कब का निकालते हैं? प्रीवियस ईयर का। बात समझे? तो इसका आंसर प्रीवियस ईयर जिन लोगों ने लिखा है सही है। एक दो लोगों ने मैंने देखा था फिनेंशियल ईयर लिख दिए थे, तो मैं उनको बता दूं, जिनका भी हो, याद नहीं है हमको। फिनेंशियल ईयर कोई भी साल हो सकता है। फिनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? कोई भी साल जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को खत्म होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तुम लोग किसी भी साल का ऐसे रेंडमली नहीं निकालते हैं स्टेटस किसी भी पर्सन का। अगर निकालना होगा तो जो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है उसका पिछले वाला जो साल है, जिसको प्रीवियस ईयर आप बोलते हो, उसी का निकाला जाएगा, ठीक है? दूसरा देखिएगा, इनकम विच एक्रूड और अराइज आउटसाइड ऑफ इंडिया बट आर रिसीव्ड डायरेक्टली इनटू इंडिया आर टैक्सेबल इन केस ऑफ। अगर कोई भी इनकम, ये किसका क्वेश्चन दिया आपका? इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। एक पार्ट रेसिडेंशियल स्टेटस का है और एक पार्ट किसका? इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। तो ये क्वेश्चन जो दिया है वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स से दिया है। अब उसमें जब हम लोग पढ़े थे रूल, तो क्या पढ़े थे आप जब उसका समरी देखो, जितना भी पॉइंट लिखवाया हुआ है या रूल जो भी बुक में आपके दिए हुए हैं, उसका समरी क्या बोलता है? इंडिया में अगर रिसीव किया है या इंडिया में एक्रूड हुआ है या डीम्ड हो रहा है इंडिया में, तो सबको देना पड़ता है। तो इसमें तो डायरेक्टली लिख दिया है कि रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया, तो आंसर क्या होगा? सबको टैक्स देना पड़ेगा। आंसर होगा ऑल एसएससी, ठीक है? 3 नंबर पॉइंट देखिए, उसमें मेंशन कर रहा है इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। चाहे इंडिया में अर्न हो या रिसीव हो या डीम्ड टू बी अर्न हो, सबको देना पड़ता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल द एसएससी, ठीक है? कुछ डाउट है भैया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इनकम विच accrued or arise outside India from a business controlled from India is taxable in case of। क्या होगा? अगर कोई इनकम वो हम लोग अर्न किए इंडिया के बाहर और कंट्रोल वो हो रहा है इंडिया से, तो इसमें 3 लोग होते हैं ना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो पूछ रहा है किसको किसको देना पड़ेगा। इंडिया से अगर कंट्रोल होता है तो 2 लोगों को देना पड़ता है, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी को और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी को। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर, बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड एनओआर। एनओआर का मतलब है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है? 5 नंबर देखिएगा, तो बता रहा है इनकम विच एक्रूड और अराइज outside India and also receive outside India is taxable in case of। अब इंडिया के बाहर अर्न हुआ है, इंडिया के बाहर रिसीव हुआ है और कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो भी माना जाएगा कि कंट्रोल भी इंडिया के बाहर ही होगा। तो जब सब कुछ इंडिया के बाहर होता है तो सिर्फ किसको देना पड़ता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है उनको देना पड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन देखोगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, दिख रहा है आपको? तो वो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, रेसिडेंट ओनली, वो एक्चुअल में ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा। बात समझे? अच्छा, एक बात और समझिए, यहाँ पर मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप ध्यान नहीं दिए तो, इंडिया के बाहर इनकम अर्न हुआ है, इंडिया के बाहर इनकम रिसीव हुआ है और कंट्रोल के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो माना जाएगा वो भी इंडिया के बाहर हुआ। तो जब सब कुछ इंडिया के बाहर होता है तो तीनों में से किसको टैक्स देना पड़ता है? एक है आपका ऑर्डिनरी, एक है आपका नॉट ऑर्डिनरी और एक है आपका नॉन रेसिडेंट।
तो देना पड़ता है सिर्फ फर्स्ट वाले को, ऑर्डिनरी वाले को, होता है। अब हम जब इसमें ऑप्शन देख रहे हैं तो हमको ऑप्शन चारों में दिख रहा है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर ऑप्शन नहीं दिखे तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन गलत दिया, हमको पूरा नंबर मिलना चाहिए। ये सब हल्ला करने से मार्क्स मिलता नहीं है, बात समझ रहे हैं? आप देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट है। जैसे ऑर्डिनरी डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम देखेंगे कि कौन सा आंसर नियरेस्ट है। जैसे आप देखो, नॉन रेसिडेंट तो हो नहीं सकता, नॉट ऑर्डिनरी हो नहीं सकता, बोथ ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी ये भी नहीं होगा। तो हमको तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो नियरेस्ट है, कौन सा वाला? रेसिडेंट वाला। तो हम लोग किस में टिक आउट करेंगे? रेसिडेंट में। लेकिन थोड़ा सा वो लाइन प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए था। क्या प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए था? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बात समझ रहे हैं? प्रॉपरली लिखा होता तो ज्यादा सही था। लेकिन अगर हमको पेपर में ऐसे प्रॉपरली नहीं मिलता तो हम लोग देखते हैं कि नियरेस्ट कौन सा है और नियरेस्ट के साथ में हम लोग मूव करते हैं। बात समझे? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अभी 6 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है? टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज। हम लोग किसी भी पर्सन का, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, याद होगा शायद आप लोगों को, क्या बताए थे कि रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते क्यों है? किसी भी आदमी का इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना है या किसी इनकम के ऊपर उसको नहीं देना है, ये जानने के लिए हम लोग निकालते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। मैं फर्स्ट लाइन यहीं से शुरू किया था, याद है? 3 लोगों का एग्जांपल लेके। तो अभी आप देखो, वही वाली लाइन आपसे सिंपली पूछी गई है कि टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। किसी भी आदमी का टोटल इनकम निकाला जाता है किस बेसिस पे? तो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। आंसर क्या होगा? ए नंबर पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला है? आरए नाम दिया है, एक was born on 5th April 1997 in India and later took the citizenship of USA. Neither his parents nor his grandparents were born in divided or undivided India. RA in this case shall be, क्या होगा? ये तो इंडिया में बॉर्न हुआ, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि वो तो सिटीजनशिप ले लिया यूएसए का। अब जब वो सिटीजनशिप यूएसए का ले लिया, उसके पेरेंट्स भी इंडिया में बॉर्न नहीं हुए, तो वो अब इंडियन सिटीजन रहा ही नहीं, तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि वो फॉरेन नेशनल है। समझे? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। इसके बाद 8 में बोल रहा है आरवी वाज बोर्न इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बॉर्न हुआ है। हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया इन 1952। ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन साउथ अफ्रीका। आरवी सेल क्या होगा? फॉरेन नेशनल होगा ये भी। क्यों फॉरेन नेशनल होगा? क्योंकि वो तो इंग्लैंड में बॉर्न हुआ है, उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी बाहर बॉर्न हुए थे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, और वो भी कब बॉर्न हुए हैं? 1952 में। अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होते तो हम उसको इंडियन ओरिजिन का आदमी बोल सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप होने के लिए उसका बॉर्न होना जरूरी है, और जब वो बॉर्न ही बाहर हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन नेशनल। इसके बाद 9 नंबर में आइएगा, आरसी वाज बोर्न इन इंडिया इन 1950। His father was born in India in 1915. His mother was born in England. Grandfather was born in England. And grandmother was born in South Africa. The parents of RC along with took the citizenship of England. अब आरसी के साथ उसके पेरेंट्स भी सिटीजनशिप ले लिए हैं इंग्लैंड का। तो अब आरसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट वाला लाइन देखिएगा, द पेरेंट्स ऑफ आरसी अलोंग विथ आरसी टुक द सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड। तो आरसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन नेशनल। ठीक है, ये फॉरेन नेशनल ही होगा। हाँ ओके, हाँ मैंने कहा था कि ऐसे दहाड़ मत मारिएगा। जैसे 1-2 लोगों का क्या है, ये मैं काट दिया था, है ना?
आप उसको करेक्ट कर देंगे, एक नंबर आपका बढ़ जाएगा, खुश हो जाइएगा, समझ रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, वो जो लास्ट वाला लाइन है ना, वो कंसीडर नहीं किया था मैंने, और हम सोचे कि वो बॉर्न हुआ है इंडिया में तो वो इंडियन सिटीजन होगा, इसलिए हम क्या सोच लिए, ए नंबर पॉइंट, और इसलिए आपका काट दिए। लेकिन सुनिएगा क्या होगा आंसर इसका, फॉरेन नेशनल। वो लास्ट में मेंशन कर दिया कि वो तो बाहर का सिटीजनशिप ले लिया, उसके पेरेंट्स ले लिए, उसके साथ ले लिए, समझ रहे हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। आरडी वाज बोर्न इन 1997। हिज पेरेंट्स वेयर बोर्न इन इंडिया। अच्छा, हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन लाहौर इन 1937। अब सुनिएगा ये वाले पॉइंट के ऊपर, हम लोग किसी भी पर्सन को इंडियन ओरिजिन का पर्सन बोलते हैं कब, आइदर ही और सी और देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बोर्न ड्यूरिंग अनडिवाइडेड इंडिया। अगर मान लीजिए कोई पर्सन, वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। बात समझे। अब इसके बारे में देखो कि उसके पेरेंट्स जो है वो बॉर्न हुए हैं 1952 में, लेकिन ग्रैंडफादर जो है वो बॉर्न हुए हैं 1937 में, दिखा। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। एंड ग्रैंड मदर वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1941। आरडी विल बी क्या होगा। सबसे पहला लाइन इसका देखो, एकदम फर्स्ट लाइन, उसमें बोला था कि आरडी वाज बोर्न इन 1997, और वहां तो मेंशन ही नहीं किया कि वो कहां बोर्न हुआ है, दिखा। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो हम लोग तो यही मानेंगे कि वो इंडिया में बोर्न हुआ है, और जब इंडिया में बोर्न होगा तो वो इंडियन सिटीजन होगा, समझे। तो इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन देंगे, ए नंबर पॉइंट, आरडी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन ओरिजिन का बात जब भी आएगा तो उसमें देख लोगे, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया में, तो उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, समझे। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। आरएस लिमिटेड एन इंडियन कंपनी whose entire control and management of its affair is situated outside India, RS Limited shall be। एक कंपनी है जो कि मेंशन कर दिया कि वो इंडियन कंपनी है फर्स्ट लाइन में ही, तो अब उसका कंट्रोल कहीं से भी हो, अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, बात समझे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, रेसिडेंट इन इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, जिन लोगों का गलत हुआ है वो लोग करेक्ट कर रहे हैं ना, करेक्ट करते जाइएगा साथ साथ, नहीं कर रहे थे क्या, चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, पहले गलत हो रहा था तो भी माने करेक्शन हमको करना है, सुन के ये भी टीचर बताएगा तब हम करेंगे, है कि नहीं। ओके। अच्छा, दूसरा वाला सुनना वो ध्यान से, क्योंकि 11 और 12 एक जैसा लगेगा आपको। 11 नंबर में बोला था कि एक इंडियन कंपनी है, लेकिन उसका कंट्रोल कहां से हो रहा है, बाहर से हो रहा है, सुन रहे हो। इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट होगा। अब दूसरा वाला देखो 12 नंबर में, ठीक थोड़ा सा चेंज करके दिया है। आरआई लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन यूके। ये कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है यूके में। द इंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर is situated in India, RI Limited shall be। ये कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है यूके में, लेकिन इसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो इंडिया से हो रहा है। तो ये सिचुएशन में भी अगर कोई कंपनी होगी तो उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ही कंसिडर किया जाएगा, बात समझे। या तो आपका इंडियन कंपनी हो, या तो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, या उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया से हो, कोई भी केस दिया रहेगा उस कंपनी को हम लोग बोलेंगे कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सुने, जैसे 11 और 12 मैं फिर से बोल रहा हूं, देख लीजिए मन में। 11 में बोला था कंट्रोल बाहर से हो रहा है, लेकिन वो भी रेसिडेंट है, क्यों, क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। और 12 नंबर में बोल रहा है कि रजिस्टर्ड हुआ है बाहर, लेकिन हम बोले कि वो भी इंडियन कंपनी है, क्यों, क्योंकि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, देखा। 13 नंबर में क्या बोला है, आरजे। हाँ, ये थोड़ा सा समझने वाला है।
वाह, इसमें भी कुछ लोग गलत किए हैं। आरजे फॉरेन नेशनल विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, जो हम लोगों का प्रीवियस ईयर है, हम लोग वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। फॉर 180 days अर्लियर टू दिस नेवर ही विजिटेड इंडिया, आरजे इन दिस केस शैल बी, क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। जिन लोगों ने नॉन रेसिडेंट लिखा है सही है, और जिन लोगों ने अदर कुछ लिखा है वो गलत होगा। बात समझे? क्यों गलत होगा? क्योंकि जैसे ये सोच ले रहे हैं कि वो पिछले साल 180 डेज आया है, तो इसका एक सेकंड कंडीशन है, 182 वाला एक होता है और एक 60 डेज वाला होता है। जो लोग भी सोचेंगे कि 60 डेज वाला है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 182 वाला भी नहीं किया क्योंकि प्रीवियस ईयर में 180 आया है, देखा, और 60 डेज वाला भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं, ये रीजन नहीं है। विजिट पर्पस के लिए सिर्फ उसको देखा जाता है जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो या इंडियन सिटीजन हो, ये तो फॉरेन नेशनल है। तुम जो सोचकर किए हो वो थॉट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूं, आप अगर समझ पाओ तो समझिए। तुम ये सोचे कि विजिट पर्पस है इसीलिए ये 60 डेज इस पे अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। विजिट पर्पस के लिए 60 डेज अगर अप्लाई नहीं होता है तो वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है? वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर इंडियन ओरिजिन का आदमी होना चाहिए। लेकिन इसमें तो लिख दिया है कि वो एक फॉरेन नेशनल है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन कैटेगरी का नहीं है। एक्चुअल में ये दोनों कंडीशन ही पूरा नहीं कर रहा है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं अगर आप नहीं समझ रहे हो तो। पहला कंडीशन आपका क्या है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में आपका कितना होना चाहिए? 182, ये तो है नहीं, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 होना चाहिए या उससे ज्यादा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे के 4 सालों में मिलाकर 365 भी तो होना चाहिए, तब ना दूसरा कंडीशन पूरा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये अगर मान लीजिए आप दोनों कंडीशन देखो तो पहला वाला तो वो पूरा नहीं किया और दूसरा वाला भी वो पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 60 डेज तो है, लेकिन पीछे के 4 सालों में देखो 365 डेज नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या लिखा है कि इसके पहले वो इंडिया में कभी आया ही नहीं था। तो जब इंडिया में आया ही नहीं था तो पीछे के 4 सालों में तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। समझ रहे हैं? तो किस बेसिस पर इसको नॉन रेसिडेंट लिखा जाएगा कि ये दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये नॉन रेसिडेंट है। बात समझे? तुम जो ये सोचे ना कि 60 डेज इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि विजिट पर्पस का है, वो गलत थॉट है। तुम्हारा आंसर वो गलती से सही हो गया, लेकिन जो तुम्हारी थॉट थी उसका आंसर देने में वो थॉट प्रोसेस सही नहीं थी। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला आदमी नहीं है, ये फॉरेन नेशनल है, ये एक्सेप्शन वाला नहीं है। एक्चुअल में ये दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये नॉन रेसिडेंट है। बात समझे? अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, वहां आपको समझ में आएगा वो एक्सेप्शनल वाला आदमी है। देखिए 14 नंबर क्या बोला है। अभी कौन सा पढ़े थे? 13। अब 14 नंबर देखिए। आर के ए फॉरेन नेशनल, अच्छा ये भी फॉरेन नेशनल है बट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लिख दिया? ये इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। सुने, तो जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन होता है या इंडियन सिटीजन होता है वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है। समझ रहे हो? जब भी रूल पढ़ोगे ना पूरी लाइन ध्यान से पढ़ोगे। अब देखिए क्या बोल रहा है। आर के फॉरेन नेशनल but a person of Indian origin visited India during the previous year 2023-24। देखा? During the 4 year, अच्छा कितने दिन के लिए प्रीवियस ईयर में आया? 181। तो 181 किया है, मतलब 182 तो किया नहीं, तो कंडीशन तो ये मिस कर दिया। अब जो सेकंड वाला कंडीशन है 60 डेज वाला, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? ये एक्सेप्शनल कैटेगरी वाला है। समझ रहे हैं? तो
इसमें तुम अगर ये सोचोगे कि हमको 60 अप्लाई नहीं करना है, खाली 182 करना है, और 182 वाला ये पूरा नहीं किया, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि ये नॉन रेसिडेंट होगा। बात समझे? अब आगे जो दिया है ना कि ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर ही वाज इन इंडिया फॉर 400 डेज, अगर वो 60 डेज वाला पूरा भी करता है तो वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, हमको देखना ही नहीं होगा। 182 वाला पूरा नहीं किया, हम लोग सिंपली बोलेंगे कि क्या होगा, ये नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुने, कभी कभी क्या होता है हम लोग गलत दिशा में भी सोचते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो लग जाता है इससे। चलिए, और लास्ट एक क्वेश्चन है नंबर 15, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज, अगर इंडियन कंपनी कोई डिविडेंड पे करती है तो जिसको पैसा मिलेगा उसके ऊपर ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 1 नंबर होगा, टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। बात समझे? अब जिनका जिनका करेक्शन हो गया डिस्कशन के समय, अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया एक बार फिर से कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो किसी वर्ड में पूछ लीजिए, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। ये पेपर किसका है? राशि, ये आप ले लो और अपना करेक्शन कर लो, ठीक है।